हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ईडी के बारे में। ईडी लगातार खबरों में रहती है, इसे हम समझने का प्रयास करेंगे और बेसिकली हमारी जो चर्चा का जो केंद्र बिंदु होगा वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। यानी इसके बारे में आपको पीएचडी नहीं करेंगे, नहीं करवाने जा रहे हैं। बस आपको सिर्फ उतने फैक्ट्स मालूम होने चाहिए इस संस्था के बारे में कि एग्ज़ाम्स में अगर सवाल पूछे जाएँ तो आप उनको जो है वेरी इजीली कर पाएँ। राइट। तो यही ध्यान रखते हुए हम चर्चा करेंगे। और ईडी मतलब जानते ही हैं आप। ईडी का मतलब होता है कि तुम मुझे चंदा दो, नहीं तो मैं तुम्हें क्या करूँगा, ईडी का फंदा दे दूँगा। ये जो सरकारें होती हैं केंद्र के स्तर पर, उनका जो आप देखेंगे ये नज़रिया होता है ईडी को लेके। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। कोई भी यूनियन गवर्नमेंट रहे, पार्टिकुलर किसी गवर्नमेंट को करना उतना तार्किक नहीं होगा कि लगभग सभी सरकारों की ऐसी जो है रवैया उनका रहता है। तो ईडी को हम चर्चा करेंगे। और बहुत आप जानते हैं कि आपके देश में यूनियन सेंट्रल स्तर पर बहुत सारी एजेंसीज़ हैं जो विभिन्न स्तर की जो चीज़ें हैं उनको जो है देखने का काम करती है। जैसे आप जानते हैं आपके यहाँ सीबीआई भी है, राइट, एनआईए है, ईडी है, सीआईडी होती हैं और इस तरह की एनसीबीए, इस तरह की संस्थाएं हैं। तो इनमें क्या कुछ डिफरेंस होता है उसको भी हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ईडी। वनडे एग्जाम में तो हो सकता है यही पूछ लिया जाए कि ईडी का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है। तो फुल फॉर्म आप देख लेंगे, ईडी का फुल फॉर्म होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, राइट, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। हिंदी में इसे आप बोलते हैं प्रवर्तन निदेशालय। ये उसका ऑफिशियल लोगो आप देख रहे हैं, प्रवर्तन निदेशालय। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ से आप देख लेंगे ईडी के बारे में। इसकी ओरिजिन आपको मालूम होना चाहिए कि इसकी स्थापना कब होती है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे 1 मई वर्ष 1956 में इसकी स्थापना होती है। कब स्थापित किया जाता है? 1956 में। और जब इसकी स्थापना होती है तब इसका नाम हुआ करता था इन्फोर्समेंट यूनिट, यानी प्रवर्तन इकाई इसका नाम हुआ करता था। लेकिन बाद में आप देखेंगे 1957 के आसपास, यानी वर्ष 1957 में इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम क्या हो गया? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, राइट। तो पहले से किस नाम से जानते थे? इन्फोर्समेंट यूनिट, लेकिन 1957 से इसका नाम क्या हो गया? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। और आप ध्यान रखेंगे जब इसकी स्थापना होती है तब ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, यानी मिनिस्ट्री ऑफ, आप देखेंगे जो फिनांस है उसके अंडर एक डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, उसके तहत इसकी स्थापना करी जाती है, राइट। तो ये कुछ बेसिक बातें हुई ईडी से रिलेटेड। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये यहाँ से कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेंगे जो इसके स्टैटिक पोर्शंस हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, आपको ध्यान रखना है, हमेशा पूछा जा सकता है। और बेसिकली आप ध्यान रखेंगे ये जो ईडी है ये क्या है? एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, लॉ इन्फोर्समेंट प्लस इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी, यानी जो विभिन्न प्रकार के लॉ हैं, इनफैक्ट पार्टिकुलरली आप देखेंगे जो इकोनॉमिक लॉज होते हैं उनको इन्फोर्स कराने या आप यूँ कह लीजिए लागू करवाने का काम करती है। कौन? ईडी। इसके साथ साथ जो आप देखेंगे इकोनॉमिक जो क्राइम होते हैं उनको भी कंट्रोल करने का ये एजेंसी काम देखती है। इसके साथ साथ जो इकोनॉमिक जो खुफिया चीज़ें होती हैं उनको जांच पड़ताल करना, उनके बारे में पता करना, राइट, ये काम भी किसके द्वारा किया जाता है? ईडी के द्वारा। इसी वजह से इसको आप क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी। और वर्तमान में किसके अंडर फॉल करती है? तो आप ध्यान रखेंगे मिनिस्ट्री पूछी जा सकती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, वित्त मंत्रालय के तहत ये फॉल करती है। और पार्टिकुलरली मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस का जो एक डिपार्टमेंट है जिसे आप बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, ध्यान रखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के तहत वर्तमान में ये फॉल करती है, राइट। दिस एंटिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट इकोनॉमिक लॉज एंड फाइटिंग इकोनॉमिक क्राइम इन इंडिया। जैसा कि आपको पहले बताया गया कि इसका मेन काम क्या है, तो मेन काम क्या है? इकोनॉमिक लॉज को इन्फोर्स करवाना, इसके साथ साथ जो इकोनॉमिक क्राइम भी उनसे फाइट करना या उनको कर्टेल करना, उनको कम करने का प्रयास करना, उनके बारे में जो खुफिया चीज़ें उनको पता करना, कुल मिला के उनके जितने भी इकोनॉमिक क्राइम होते हैं उनके बारे में जांच पड़ताल करने का काम कौन एजेंसी देखती है? ईडी देखती है, राइट, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, अब यहाँ से इसका ऑब्जेक्टिव देख लीजिए कि ईडी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है। यहाँ पर आप देखेंगे द मेन ऑब्जेक्टिव, ईडी का जो मेन ऑब्जेक्टिव वो क्या है? भारत सरकार यानी यूनियन गवर्नमेंट के 3 इंपॉर्टेंट लॉज हैं उनको जो है इन्फोर्स करवाने का काम कौन एजेंसी करती है? ईडी करवाती है। ये तीनों जो लॉज हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं और तीनों लॉज आपसे पूछे जा सकते हैं कि इनको कब लाया गया और ये लॉज कौन कौन से आप देख लेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे फेमा एक्ट। फेमा एक्ट इसका फुल फॉर्म लगातार एग्जाम्स में पूछा गया है
और कमीशंस के एग्जाम्स में भी इसका फुल फॉर्म पूछा है। तो फेमा का फुल फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, 1999 में लाया गया था फेमा एक्ट। इसको इन्फोर्स करवाने का काम कौन एजेंसी देखती है? ईडी। प्लस एक दूसरा एक्ट है जिसे आप बोलते हैं पीएमएलए, पीएमएलए यानी द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये कब लाया गया था? 2002 में, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट कानून है जो भी हाल फिलहाल में लाया गया यानी 2018 का कानून है, वो है द फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018, द फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018। तो ये जो तीन इंपॉर्टेंट लॉज हैं, बेसिकली आप देखेंगे तीनों लॉज ऐसे लॉज हैं जो कहीं ना कहीं जो धन है या जो आर्थिक जो आप संपत्ति जिसे कहते हैं उसके लेन देन से, उसके आप देखेंगे एक्सचेंज से यानी विनिमय से, राइट, या वाइट ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट करने के लिए इन तीनों से संबंधित हैं, इन्हीं से संबंधित तीनों कानून हैं। मेनली बस आपको इतना ध्यान रखना, ये जो तीनों कानून हैं किस पे काम करते हैं? जो ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट करने से जो लोग करते हैं, ऐसी गतिविधियां करते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ये कानून बनाए गए हैं। और इसको स्पेशली एक कानून के तहत बनाया गया, कौन सा है? द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, राइट। आप जानते हैं कि तमाम तरह की गतिविधियां होती हैं जिसके द्वारा जो ब्लैक मनी है उसको वाइट मनी में कन्वर्ट किया जाता है। तो इन कानूनों के माध्यम से उनको जो इन उस प्रकार की गतिविधियों को रोकने का प्रयास किया जाता है। और ये कौन एजेंसी देखती है? ईडी देखती है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। ध्यान रखेंगे तीनों इंपॉर्टेंट कानून ये कब लाए गए, इनका फुल फॉर्म क्या है, ये तीनों ध्यान रखेंगे। तो ईडी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ये जो तीन कानून है यूनियन गवर्नमेंट के, इनको इन्फोर्स करवाने का काम ये एजेंसी देखती है, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब इसका क्रिटिसिज्म क्यों होता है? क्रिटिसिज्म बहुत होता है, लगातार आप देखते होंगे समाचार पत्रों में या जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनके द्वारा। तो क्रिटिसिज्म होने के कुछ वाजिब फैक्ट्स भी हैं, राइट। आप जानते हैं कि जो यूनियन गवर्नमेंट होती है उनका ये मोटो भी होता है कि तुम मुझे चंदा दो, नहीं तो मैं तुम्हें क्या दूंगा? ईडी का फंदा। और चंदा किस लिए? ताकि वो चुनाव में उसका जो है इस्तेमाल कर सकें। इसी वजह से इसके क्रिटिसिज्म भी होते हैं। ईडी अपने आप में आप देखेंगे एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल संस्था हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में इसने जो है कुछ दूसरे प्रकार के जो चूँकि गतिविधियाँ इसने अख्तियार की, इसी वजह से इसका जो है क्रिटिसिज्म ज़ोर शोर से होता है। और उसके एक फैक्ट्स आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, आप देख सकते हैं। हाल ही में वर्ष 2022 में यूनियन गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में कुछ डेटा शेयर किए थे जो कि ईडी से रिलेटेड है। उन्होंने डेटा ये दिया था कि जब से पीएमएलए एक्ट आया, नहीं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, तब से ईडी ने लगभग ऑलमोस्ट 5422 केसेस फाइल किए, राइट। अब देख रहे हैं लगभग 5500 केसेस आप मोटा मोटी कह सकते हैं, जिनमें केवल 23 पीपल, ओनली 23 पीपल फाउंड गिल्टी, केवल 23 लोगों को ही कन्विक्टेड, दोषी पाया गया। अब देख रहे हैं केसेस कितने फाइल किए? लगभग 5500, और जिसमें से केवल और केवल 23 लोग ही दोषी पाए गए। तो आप देख रहे हैं कि ईडी का इस्तेमाल किस प्रकार से दुरुपयोग किया जा रहा है, राइट। आप ध्यान रखेंगे। और इसके साथ साथ ये भी देखने को मिला है, जो विभिन्न समाचार एजेंसियां हैं उनके द्वारा जो डेटा दिया गया है उससे ये इनपुट निकलता है कि जो मोदी का सेकेंड गवर्नमेंट जो पीरियड रहा है, टाइम पीरियड, उसमें ईडी के द्वारा जो केसेस फाइल गए वो लगभग 6 गुना बढ़ गए हैं, राइट। ये आप ध्यान रखेंगे। तो इसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग किया जा रहा है, और इसी वजह से आप देखेंगे जो अपोजिशन पार्टी है उनका ये कहना है कि ईडी इज़ बीइंग मिसयूज्ड बाय द बीजेपी, यानी रूलिंग जो पार्टी है यूनियन केंद्र के स्तर पर, उसके द्वारा ईडी का लगातार दुरुपयोग किया जा रहा है। तो इसी वजह से इसका क्रिटिसिज्म होता है। अन्यथा की स्थिति में आप देखेंगे जो ईडी संस्था है अपने आप में बहुत ऑनेस्ट और बहुत ही रिस्पॉन्सिबल संस्था है, राइट। लेकिन सरकारें जो है अपने, आप जानते हैं जो केंद्र में जो सरकार होती है वो अपने मन मुताबिक चीज़ों को मैनिपुलेट करती है, इसी वजह से संस्थाओं की किरकिरी होती है। अन्यथा की स्थिति में संस्थाएं अपने आप में बहुत ऑनेस्ट और बहुत रिस्पॉन्सिबल संस्थाएं हैं, राइट। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें एकदम क्लियर कट हुई होंगी। पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब कुछ चीज़ें समझ लेते हैं, जैसे छोटी छोटी बातें हैं। जैसे आप जानते होंगे आपके यहाँ एनआईए, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि जब आप ईडी है तो एनआईए का काम क्या है, राइट। तो एनआईए आप ध्यान रखेंगे, जो देश में आप देखेंगे जो टेररिज्म वाली एक्टिविटीज़ होती हैं, गतिविधियाँ होती हैं, उनको कर्टेल करने का, उनके बारे में खुफिया चीज़ें एकत्र करने का, उनको पता करने का, राइट। कौन सी एजेंसी देखती है? वो आप देखती है एनआईए देखती है। तो एनआईए का संबंध किससे? टेररिज्म से मेनली, आप ध्यान रखेंगे। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट एजेंसी है जिसे आप जानते हैं
बहुत चर्चा में रहती है CBI, राइट, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। CBI आप देखेंगे आपके यहाँ पूरे देश में जो संगठित अपराध होते हैं, राइट, जो संगठित अपराध होते हैं और जिन्हें आप बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, उनको जो है कर्टेल करने का काम कौन एजेंसी देखती है? CBI। इसके साथ साथ आप देखते हैं जो आप देखेंगे जो हर राज्य के स्तर में CID भी होती है, राइट, तो वो राज्य के स्तर पे काम देखती है, लेकिन जो CBI वो पूरे राष्ट्र के स्तर पर काम करती है। ठीक है, संगठित अपराध हो गए। एक और एजेंसी है जो आप देखेंगे NCB, ये क्या करती है आप देखेंगे जो जितने शराब हो गए, लीकर हो गए, ठीक है, मादक पदार्थ हैं, इन जैसे गतिविधियों में जो लगे हुए लोग हैं या इन प्रकार के जो अपराध कर रहे हैं, ठीक है, उनको उनके बारे में डेटा एकत्र करना, ठीक है, सर्वे करना, ये सब कौन देखती है? NCB देखती है। तो ये कुछ विभिन्न प्रकार की एजेंसियां हैं जो इनके फंक्शंस डिफ्रेंशिएट करते हैं एक दूसरे से, तो आपको मालूम होने चाहिए। और आज के इस वीडियो में हमें मेनली समझना था ED के बारे में, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए उन सभी फैक्ट्स को इस वीडियो में कवर करने का प्रयास किया गया है, राइट। अगर इतने बातें आपको मालूम है तो निश्चित एग्जाम्स में अगर आपके सामने सवाल रखा जाए तो वेरी इजीली उसको आप कर पाएंगे, कोई भी आपको दिक्कत एज सच नहीं होगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे। इनफैक्ट आप सबसे इजाज़त चाहते हैं। नमस्कार।